बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। आओ बनाते हैं नए फॉर्मूले, कर देते हैं क्वेश्चंस का काम तमाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलोंग विद करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वो चैप्टर पूरा, चैप्टर नहीं, दो पूरी यूनिट आपको क्लियर होगी, आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपको काफी टाइम गैप मिल गया था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करने के बाद हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं अगली यूनिट पे, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा बहुत तो फेमिलियर होते ही हैं कि चार्जेस है, फोर्स लगेगा। मैग्नेट से भी दो फेमिलियर होते हैं, 10th में मैग्नेट के बारे में चीजें पढ़ाई जाती हैं। बट यहाँ पे मैग्नेटिज्म थोड़ा सा ज्यादा हायर लेवल पे है। पर इतनी गारंटी है कि आप लोग जब हमारा ये चारों पोर्शन, मतलब पूरी जो मैग्नेटिज्म यूनिट जब हमारी कवर हो जाएगी, तो आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कवर करेंगे, हम लोग काफी सारे 10-12 वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पूरा यूनिट कवर करने की कोशिश रहेगी हमारी। तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिए, जितना पढ़ाया जाए उतना फिर से पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करिए। तो ये पर्टिकुलर यूनिट आपकी पूरी कवर हो जाएगी। टाइम काफी है बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स की बात अगर की जाए तो उसके लिए आप वरी करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों का पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, शुरू करें। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म के जो पूरी यूनिट थी उसको चार पार्ट में डिवाइड किया: मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। सुनने में आया है कि कुछ बच्चों को ऑल्टरनेटिंग करंट में काफी ज्यादा दिक्कत है, तो जब हम लोग वहां पहुंचेंगे वो दिक्कत रिजॉल्व हो जाएगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोगों को क्या पढ़ना है। अभी तक देखिए, आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में क्या देखा होगा 10th में, कि एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। कुछ दो पोल रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पोल्स के बीच में रिपल्शन अट्रैक्शन होता है। उसके बाद पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मैग्नेट में पोल्स जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इतनी ये सारी चीजें सुनी होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जैसे कि कोई भी चार्ज जब रेस्ट पे रहता था तो क्या होता था, उसके चारों तरफ होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा पार्टिकल, सॉरी, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता था, तो वो उससे अट्रैक्ट होता था तो या तो रिपेल होता था, डिपेंडिंग अपॉन कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे चार्जेस हमारे जब मोशन में आएंगे, तो जब मोशन में चार्ज आएगा तो वो क्या होगा, वो करंट कंस्टिट्यूट करेगा। जब वो करंट कंस्टिट्यूट करेगा तो व्हाट विल हैपन, तो उसके चारों तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ होगी एक मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मटेरियल जाएगा, भले ही वो मैग्नेट हो या ना हो, मतलब उसके अंदर टेंडेंसी होगी कि हम उसको मैग्नेटाइज कर ले जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग वायर है तो उससे आर डिस्टेंस पे कितनी फील्ड होगी, उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा। दो तार है, दोनों करंट कैरी कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे। तो कुल मिला के हम लोगों को ये चीजें देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है ये देखना है। मतलब इतनी चीजें, मोटी मोटी बात किया जाए तो इतनी चीजें देखनी है। सेकेंड चैप्टर में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि अर्थ की वजह से क्या मैग्नेटिज्म होती है। जैसा बोला जाता है ना कि अर्थ का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो अर्थ भी तो एक मैग्नेट की तरह काम कर रही होगी ना। अगर अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम कर रही होगी तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कुल मिला के हम लोगों को अर्थ के बारे में देखना रहेगा। और फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का मतलब कि हम लोगों को मैटर मतलब किस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, आपने सुना होगा पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, तो इन सब की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को उठा के हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो कैसे बिहेव करेंगे, किसी डायमैग्नेटिक को रख दिया तो वो कैसे बिहेव करेंगे, कुछ इस तरह की, मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज देखना है। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें क्या पढ़ना है कि अभी अभी क्या है कि सब्सटेंस हमारा मैग्नेटाइज्ड नहीं है, सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रहा है, बट वो मैग्नेट की तरह बन सकता है। तो हमें क्या करना है, कुछ एक्सटर्नल काम करके, मैं बता नहीं रही हूँ क्या काम करके, बहुत इजी है, हमें वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज करना है, मतलब उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को क्या करना है, इंड्यूस करना है। अभी है नहीं बट वो बन सकता है, तो हम लोग उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ देखनी है।
उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट से आप लोग फेमिलियर होंगे कि जो हम लोग के घर में पावर सप्लाई आती है वो कैसा आता है, एसी वोल्टेज आता है। तो कुछ उसके बारे में पढ़ना है कि अगर एसी वोल्टेज से, अभी तक जनरली आपने क्या पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस है वायर का कुछ, उसमें डीसी सोर्स लगा के करंट जा रहा है, हमने किरचॉफ लॉ लगाया, सारा काम कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एसी सोर्स होगा, एसी सोर्स में क्या होगा, करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी और करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। तो उस केस में इंडक्टर लगा दिया जाए, कैपेसिटर लगा दिया जाए या रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, वो कैसे बिहेव करेंगे, क्या पावर डेवलप होगी उनके अक्रॉस, क्या चोक कॉइल होता है, क्या जनरेटर होता है, ये सारी चीजें हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। फाइन, तो होप्स हो कि आपको ये पूरा बेस हो गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। अब आपके अंदर हमें चाहिए पेशेंस और थोड़ा सा हार्ड वर्क, जो आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत स्लो फेज में स्टार्ट करेंगे। वाई, बिकॉज चीजें ग्रास्प करना थोड़ा सा किसी बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है, तो धीरे धीरे अगर हम चलेंगे तो उसके लिए भी आसान होगा और जो जल्दी ग्रास्प कर लेता है उसके लिए भी आसान होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पहली यूनिट, सॉरी पहला चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब बात आती है कि हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म हुआ कैसे, मतलब कैसे लगा कि कुछ मैग्नेट जैसा चीज हो सकता है। तो इसके लिए पहले तो अर्थ था ही कि अर्थ के दो पोल होते हैं, कुछ इस तरह से बेसिक था लोगों के पास। अब हुआ कि भाई कैसे प्रूफ किया, तो प्रूफ कैसे किया, किसने किया, ओर्स्टेड ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, जिसकी बोर्ड एग्जाम में आने की चांस काफी कम होती है, लेकिन पता होना चाहिए ना कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट मैग्नेटिज्म इज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। कंपस नीडल से आप सब लोग फेमिलियर होंगे, कंपस नीडल से आप लोग सब लोग फेमिलियर होंगे। कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, शीशे का होता है, उसके अंदर एक नीडल होती है, इससे हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कंपास नीडल किधर पॉइंट करता है, कंपास नीडल आपका नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। और जैसे ही हमें नॉर्थ पता चल जाता है, हम लोग सारे डायरेक्शंस खुद से पता कर लेते हैं कि अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, मतलब कुल मिलाकर हम सारे डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो अब कंपास नीडल अगर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, कुछ इन्होंने ऑर्स्टेड ने क्या किया, इन्होंने करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक, कुछ करंट कैरिंग वायर था, मान लिया डीसी ही सोर्स लगाया इन्होंने। अब इसमें करंट कैरी, करंट ये डायरेक्शन होगा करंट का, फिर करंट का डायरेक्शन था, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके चारों तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रखा कंपास नीडल, ठीक, यहाँ पे रखा कंपास नीडल, तो देखा कि जो नॉर्थ है वो इधर पॉइंट कर रहा है। फिर इन्होंने ऐसे कंपास नीडल को क्या किया, मूव करते गए आगे डायरेक्शन के साथ, और वहां वहां पे पॉइंट्स बनाते गए कि कंपास नीडल का जो डायरेक्शन था वो क्या था। तो इन्होंने देखा कि कंपास नीडल का जो डायरेक्शन था वो कुछ ऐसे था। जब इन्होंने बनाया ऐसे करके, तो समझ में आया कि भाई यहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसा है, जो जैसे अर्थ की तरफ वजह से अगर हम देखते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती होगी कंपास से, तो वो अर्थ का नॉर्थ बताता है। लेकिन अगर एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर है, वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट, बट ये जब हमने ट्रेस किया ना कंपास नीडल का डायरेक्शन, तो वो कुछ ऐसा मतलब सर्कुलर काइंड ऑफ आया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, करंट का डायरेक्शन पलट दिया। जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदला, जो ये फील्ड का डायरेक्शन था वो भी बदल गया। फिर करंट, ये वोल्टेज अगर इन्होंने बदला, बैटरी का वोल्टेज बदला, तो क्या हुआ कि इसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम होती गई। वाई, बिकॉज सर्किट में करंट कम होता गया। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि इसका मतलब है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ कुछ तो ऐसा है जो कि हमारे कंपास नीडल से इंटरैक्ट कर रहा है। तो कंक्लूड क्या किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में आने आके कोई भी सब्सटेंस जो मैग्नेट है, या तो हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो इंटरैक्ट करेगा एंड इट विल फील a force which can either be attractive or repulsive depending upon की डायरेक्शन क्या है। ये था ओर्स्टेड का कंक्लूजन। अब यहां से हमें पता चल गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर था, मतलब क्या था वहां पे,
मूविंग चार्ज था, एक चार्ज था वो मूव कर रहा था, वायर में मूव कर रहा था, इस वजह से करंट कंस्टिट्यूट किया। उसके चारों तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब बारी आती है कि मैग्नेटिक फील्ड तो होगी भाई, कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, कैसे वैरी करेगी। अब ऐसा तो नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड है होगी ही होगी, अरे होगी तो है ही, कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी। मेन चीज तो होता है कि आपको पता हो कितनी होगी, अलॉन्ग विद दैट किस डायरेक्शन में होगी, दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या मैग्नीट्यूड होगा दैट इज, और किस दिशा में होगी, किस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड, और किस चीज के साथ वारी करेगी। मतलब अगर हम करंट को बढ़ा दिया जाए या हम वायर से बहुत दूर चले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ता होगा, ये सारी चीजें हम लोगों को अब जाननी है। अभी मतलब सिर्फ फील्ड पता चली है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, इतनी चीज पता चली है। अब ये हो गया यहाँ से कंक्लूजन कि यहाँ से आपको पता चल गया कि हाँ देर इज समथिंग इन नेचर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड विच इज अराउंड अ मैग्नेट या और अ करंट कैरिंग वायर। अब कितनी होती है, क्या होती है, ये हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए जो सबसे पहले आया वो था हमारा, क्या आया सबसे पहले आपका, बायोट सेवर्ट लॉ। अगर आप सबसे पहले आपका आया, पहले तो आप ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट दो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक नाम लिख लीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए। अब इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या वैरी कर रही है, क्या हो रहा है, वो देखते हैं। तो बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या कहा, मतलब बायोट सेवर्ट एक लॉ आया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले कूलम्स लॉ था ना, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में सबसे पहले है बायोट सेवर्ट लॉ। आने की चांस बहुत ज्यादा, पहले तो अभी मैं लॉ बताऊंगी फिर प्रूविंग बाद में देखेंगे, मतलब इसी वीडियो में देखेंगे। बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो हाँ आप एक चीज जान जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी वेक्टर से। बी, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, बी से मैग्नेटिक फील्ड। बी से क्यों करते हैं आई डोंट नो, क्योंकि शायद एम से आगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। उसके बाद डायरेक्शन जो होती है उसकी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, अलोंग द लाइन होती थी, मतलब चार्ज के साथ जिधर आपको जिस पॉइंट पे निकालना है उसको जोड़ दीजिए, अलोंग द लाइन होती थी, इधर टूवर्ड्स द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज। यही होता था ना, रेडियली आउटवर्ड निकलती थी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, अगर पॉजिटिव होता था, और नेगेटिव होता था तो रेडियली इनवर्ड। यहाँ पे डायरेक्शन होती है इधर इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर, या आउटवर्ड डायरेक्शन में। इनटू द प्लेन है तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और आउटवर्ड है तो ऐसे डिनोट करेंगे। दो पूरे मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन ऐसे ही डिनोट करते हैं। मान लीजिए आपका एक वायर है, ठीक है, बोर्ड के अंदर एक वायर गया है, अगर करंट इधर से मतलब हमारे तरफ से बोर्ड के अंदर जा रही है तो वो कैसा हो गया, इनटू द प्लेन हो गया। तो करंट की डायरेक्शन को भी आप क्रॉस बना के ही डिनोट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड को भी आप क्रॉस बना के ही डिनोट करेंगे। और अगर करंट का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर से आपकी तरफ आ रहा है, मतलब कैमरा की तरफ आ रहा है, स्क्रीन की तरफ आ रहा है, तो वो आउटवर्ड होगा और उसको डॉट बना के रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों चीजें, ठीक है। अब बायोट सवर्ट लॉ ने क्या कहा कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अच्छा प्रूफ अभी हम लोग देखेंगे, ठीक। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ए, बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। हम निकालते हैं कि पी पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पे है, एंड लेट द लेंथ ऑफ, मतलब इसका छोटा सा लेंथ काटते हैं हम लोग डीएल वेक्टर, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा, अभी देखिए वायर की लेंथ हमें डिफाइन नहीं है तो हम लोग छोटे से लेंथ की वजह से निकाल रहे हैं, तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी ही होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सबसे पहले तो करंट है, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डीएल के, मतलब लेंथ ऑफ द वायर के, जो आप वायर का जो लेंथ लेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर जो होगी वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो 1/r² वाला जो लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये तो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। वाई,
बिकॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ और आपने कहाँ पे पढ़ा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लोग पढ़े थे वहां पास, कूलम्स लॉ में भी पढ़े थे कि जो फोर्स होता था वो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ के को फॉलो करता था, कि जितनी आप लोग दूर जाते जाते थे उतना ज्यादा उसके जो फोर्स होता था वो हमारा उतना कम होता चला जाता था। इतना आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज होती है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के डीएल वेक्टर के, मतलब लेंथ ऑफ द वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अगर हम लोग तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो यहां से डीबी क्या आ जाएगा, आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। ये था बायोट सेवर्ट लॉ। अब बात आती है कि अब ये जो आर पॉइंट है हो सकता है कि वो स्ट्रेट ना हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल पे आर पॉइंट हो। इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि आर जो है डीएल वेक्टर के साथ आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। तो जो इस पे जो डिपेंडेंसी होती है उसको आप लोग एंगल के टर्म्स में निकालेंगे। तो जब हम लोग एंगल के टर्म्स में निकालेंगे तो वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे क्लियर होंगी चीजें, क्योंकि जब एंगल के टर्म्स में निकालेंगे तो हम लोग प्रूफ पूरा का पूरा देख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों का जो ये हो गया कि हम लोगों को पता चल गया कि जो डीबी वेक्टर होता है वो क्या होता है। अब डीबी वेक्टर निकल गया, अब प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात आई। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो कि प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात वहां पे भी आती थी जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, तो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पे आता है dB इज इक्वल्स टू, पहले तो अच्छा कि ये जो थीटा वाला कंपोनेंट है इस पे भी डिपेंड करेगा। dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, where theta is the angle between length vector and the line joining the wire and any point P at distance r। अब ये चीजों को भी कंबाइन करके तो यहीं पे डायरेक्टली लिख लेते हैं, वरी करने की जरूरत नहीं कि भैया साइन थीटा क्यों आया, कॉस क्यों नहीं आया। अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे, अभी बायोट सेवर्ट लॉ देख रहे हैं। जब बायोट सेवर्ट लॉ की प्रूविंग देखेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से है, क्योंकि प्रूविंग आती है एग्जाम में। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप लोग रिप्लेस कर सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब बात आती है कि म्यू नॉट क्या है। तो लिख लीजिए म्यू नॉट इज नथिंग बट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे खुद हो जाता है कंफ्यूजन कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में कौन सा परमिएबिलिटी है। तो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, वेयर एज जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ रहे थे उसको बोलते थे परमिटिविटी। मतलब मुझे पर्सनल लेवल पे कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता कि क्या परमिएबिलिटी है क्या परमिटिविटी है। ये याद है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट यूज होता है और मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट यूज होता है। तो दिस इज बायोट सेवर्ट लॉ, जहां पे हमने क्या किया है, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ नॉट डिफाइंड, बाद में लेंथ डिफाइन करेगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल। एक पॉइंट लिया वायर से आर डिस्टेंस पे और उन दोनों के बीच में एंगल था थीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बायोट सेवर्ट लॉ कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया कि करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, लंबा वायर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, जो पॉइंट है वो पास में लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, दूर लेंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की भैया डायरेक्शन क्या होगी। कूलम्स लॉ पढ़े थे, फोर्स हम निकाल ले रहे थे, कैसे निकाल ले रहे थे कि भैया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कोई बात ही नहीं आती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या लेना देना, जब हमारे पास पहले से ही कॉन्सेप्ट है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल कर जाएंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ वहां पे हम लोग को पता भी था कि पॉजिटिव चार्ज है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी। अब यहाँ पे
इतना होने के बाद अब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन निकालते हैं। अच्छा, इतना नोट डाउन करिए, मैं इसको हटा दूं। क्लियर था ही हो कि क्या क्या चीजें हम लोगों को कवर करनी है। नोट डाउन जरूर करिएगा। अब अगला है हमारा रूल्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो रूल है, ठीक। एक है हमारा राइट हैंड थंब रूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एज इन कि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूज होता है। और दूसरा है आपका स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, पहले आप बायोट सावर्ट लॉ लिख लीजिए, ये डायरेक्शन वाला कहानी लिख लीजिए, फिर हम लोग ये पढ़ लेंगे सॉरी, रूल्स फॉर द डायरेक्शन। फिर हमारा ये वाला पार्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वीडियो था वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो से पूरा प्रॉपरली जैसे हर चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे। और अगर समय रहा तो बायोट सावर्ट लॉ की प्रूविंग देख लेंगे। इतनी बड़ी बात नहीं है, अगले वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है तो ये गारंटी है कि रोज एक वीडियो तो हमारे चैनल पर अपलोड होगी ही होगी और आपका चैप्टर कवर करा जाएगा। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि मान लीजिए ये वायर था, ये पॉइंट था P। अच्छा, अभी हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, ठीक। ये पॉइंट था P, ये पॉइंट है हमारा Q। आपको क्या करना है, मेरे साथ करिएगा, ठीक है। राइट हैंड, अपना भी राइट हैंड आगे कीजिए। जो थंब है हमारा, थंब थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। रूल नंबर 1, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट हैंड का, क्योंकि रूल ही राइट हैंड है। थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट हैंड का थंब जो है करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया। जितनी आपकी बची हुई फिंगर्स है, चारों फिंगर्स, वो कहाँ पॉइंट करेंगी हमारी? दे विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन मतलब दे विल पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे आपको डायरेक्शन निकालना है। all the fingers will point towards the point, ठीक। कुल मिला के हो गया आपका, ये थंब था। पी पे बात कर रहे हैं, थंब करंट का डायरेक्शन ऊपर, सारी उंगलियां किधर आपकी? सारी उंगलियां आपकी हो गई पी पॉइंट की तरफ। अब जो आपका पाम है, जो आपकी हथेली है हाथ की, उसपे बना लीजिए परपेंडिकुलर। दो तरह के तरीके होते हैं, उसपे बनाइए परपेंडिकुलर, ठीक। पाम पे बनाएंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? बोर्ड के अंदर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बोर्ड के अंदर। मतलब डायरेक्शन ऑफ, दोनों तरीका बता रहे हैं वैसे हम लोग। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी in the direction of perpendicular on the palm। आप पाम पे परपेंडिकुलर बनाइए, जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये कर सकते हैं, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप लोग क्या करिए, ट्राई टू होल्ड द वायर या ग्रास्प द वायर इन योर हैंड। आप लोग अपने हाथ में वायर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। मतलब थंब की डायरेक्शन में फिंगर, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखिए पॉइंट की डायरेक्शन में, और इसको ऐसे पकड़िए वायर को, ठीक। वायर को जब हम लोग पकड़ रहे हैं तो हमारी उंगलियां किधर घूम रही हैं? अंदर की तरफ जा रही हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी वो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब कि इसके, जाहिर सी बात है कि जो फिंगर्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? अंदर की तरफ होगी। ट्राई टू होल्ड द वायर इन योर हैंड एंड द डायरेक्शन इन
in which your fingers will curl gives you the direction of magnetic field. Gives you the direction of magnetic field. तो अब आपकी मर्जी है कि आप लोग पाम पे परपेंडिकुलर बनाइए या उठा के वायर को आप पकड़ लीजिए और जिस तरफ आपकी उंगली घूमेगी वो हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हो गया? क्लियर है? अब हम लोग पी पॉइंट क्यू पॉइंट पे देखते हैं। थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑल द फिंगर्स विल पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट। ये पॉइंट हो गया। फिर सबसे पहले तो था कि परपेंडिकुलर बनाए, तो अगर पाम पे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो पाम पे परपेंडिकुलर किधर आएगा? आपकी तरफ आ रहा है। तो कैसा आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड आ रहा है। और अगर नहीं तो दूसरा वाला, ट्राई टू होल्ड द वायर इन योर हैंड। उंगली किधर कर्ल की? उंगली कर्ल की बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड। तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी कि इधर से अंदर जा रही होगी, उधर से बाहर निकल रही होगी। जैसे सर्कुलर होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जा रही होगी, बाहर आ रही होगी, अंदर जा रही होगी, बाहर आ रही होगी। कैसा डायरेक्शन हो गया आपका? एंटी क्लॉक वाइज हुआ ना, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो कैसा डायरेक्शन हुआ आपका? एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से आप लोग जब करंट की डायरेक्शन, इतना क्लियर है आपको? और हाँ, एक स्क्रू रूल भी होता है। स्क्रू रूल में क्या करना है कि आपका जो स्क्रू होता है कुछ ऐसा होता है, स्क्रू है ये हमारा। आपको क्या करना है? स्क्रू को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। रख दिया हमने। अब स्क्रू को टाइट करना है। जब आप स्क्रू को टाइट करेंगे, जब स्क्रू को टाइट करेंगे तो आप स्क्रू का डायरेक्शन कैसा घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यही होगा कि पी से अंदर जाएगी, क्यू से बाहर आएगी, पी से अंदर जाएगी, क्यू से बाहर आएगी। तो ये सबसे पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिज्म चैप्टर का। जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे रूल्स आएंगे, लेकिन सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना अगर आपको क्लियर हो, आपने नोट डाउन कर लिया हो, तो अब हम लोग एक बार करंट का डायरेक्शन पलट के देखते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ रहा है। करंट का डायरेक्शन हमने पलट दिया। अब करंट का डायरेक्शन पलट दिया तो स्क्रू रूल तो अभी हम लोग इधर से लगाएंगे नहीं, हम लोग को स्क्रू भी पलटना पड़ेगा। करंट का डायरेक्शन पलट दिया हम लोग। पी पॉइंट पे मैं निकाल रहे हैं, क्यू पे आप निकालिएगा। सबसे पहले राइट हैंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सारी उंगलियों को पॉइंट की तरफ रखिए, पाम पे बनाइए परपेंडिकुलर। बाहर की तरफ आएगा परपेंडिकुलर आपकी तरफ, पाम पे परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ गया। आउटवर्ड नहीं ऐसे आ रहा है, तो जब हम वायर को पकड़ने के लिए उंगली घुमाएंगे तो उंगली किधर घूम रही है? बाहर की तरफ, तब भी आउटवर्ड आ गया। इसी तरह से आप क्यू पे करेंगे तो इनवर्ड आ जाएगा। स्क्रू रूल लगाएंगे, बना लीजिए, स्क्रू भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रू को घुमाइए, टाइट करिए स्क्रू को। जब टाइट करेंगे स्क्रू को तो ऐसे ऐसे टाइट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई आपकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे ही ना टाइट करेंगे। स्क्रू टाइट करने में किसी किसी को कंफ्यूजन होता है, कोई उल्टा टाइट करने लगता है, तो ये वाला ज्यादा इसलिए क्लियर बोला जाता है कि राइट हैंड थंब रूल ज्यादा क्लियर, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ऑल यू हैव टू रिमेम्बर इज कि राइट हैंड लगाइएगा, क्योंकि अभी तो पहला रूल है, अभी तो आप राइट हैंड ही लगाएंगे। जब आगे बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे तो कोई लेफ्ट से लगेगा, कोई राइट से लगेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मोस्टली कंफ्यूजन उन लोगों को होता है जो लेफ्टी होते हैं, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो वो लोग थोड़ा सा अवेयर रहें कि राइट हैंड थंब रूल लग रहा है तो आप भी अपना राइट हैंड ही यूज करिए इंस्टेड ऑफ कि आप लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं। तो ये था कि आपका मैग्नेटिज्म का बेस आपको मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अब अगले आने वाले वीडियो में पार्ट, ये तो आपका हो गया मैग्नेटिज्म का पार्ट 1, करंट का, मैग्नेटिज्म नहीं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग काफी सारे प्रूफ देखेंगे अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए, नोट्स बनाइए, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मिले तो वो करिए, 2 मिलने नहीं चाहिए, बट आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। टिल देन बने रहिए हमारे चैनल पे, जैसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तो जैसे ही पार्ट 2 वीडियो कल हमारे चैनल पे अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना चैप्टर कवर कर सके। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। पूरी कोशिश थी हमारी कि हम आपको समझा पाए डायरेक्शन, स्पेशली डायरेक्शन हम आपको समझा पाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है लाइक करने के लिए। टिल देन एंजॉय योर डे।